डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 3 देखने वाले हैं एलिगेंट माइंड्स में। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और स्नेल्स लॉ देखेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हालांकि हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से इसमें और अच्छे से उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये, लेकिन इसको और अच्छे से समझने का फिर से दोबारा प्रयास करेंगे। ये छूट गया, मतलब थोड़ा वॉइस का क्वालिटी ख़राब हो गया था, तो फिर से इसको देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर कहीं पे हम रिफ्लेक्शन बोल दिए हों तो वो उसके लिए सॉरी, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, उसको आपको इग्नोर करना है। हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को समझना है क्या है। रिफ्रैक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है रिफ्रैक्शन। अब इसका लॉज, हालांकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और वो भी मिलता जुलता ही है। इसका फर्स्ट लॉ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ही है। ये फर्स्ट लॉ जो है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ही है, क्योंकि आप याद करिए क्या था वो लॉ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, वहाँ पे बस रिफ्लेक्टेड था इसके प्लेस पे, और सब कुछ एक ही है। क्या फर्स्ट लॉ कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lies in the same plane। ये फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इसको हम डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो है कोई एक इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस किसको बोल रहे हैं ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंटरफेस उसको बोलते हैं जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो। जैसे हमारा यहाँ पे जो ये मीडियम है, ये हमारा मान लेते हैं एयर है, ये ऊपर में हमारा एयर है मीडियम। ठीक है, एयर है। और नीचे हमारा ग्लास या वाटर, कुछ भी डिफरेंट मीडियम होना चाहिए। तो इसको हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए ग्लास कंसिडर कर रहे हैं। नीचे का जो मीडियम है वो कोई ग्लास का बना हुआ है। अब रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा, तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगा इंटरफेस पे। यही रिफ्रैक्शन बोलता है, समझ भी चुके हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंसिडेंट रे है जो कि इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ। अब ये तो हमारा इंसिडेंट रे हो गया। इस रे का डायरेक्शन हम डिनोट कर देते हैं, ये हो गया इस रे का डायरेक्शन। इंसिडेंट हो रहा है इस इंटरफेस पे। इंटरफेस समझ रहे हैं ना? इसमें तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इस रे को एक्चुअली अगर ये किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता लाइट, ये रे, तो कुछ ऐसा ये चला जाता स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? ये इसका पाथ चेंज हो जाएगा इंटरफेस पे। और इस पॉइंट ऑफ कहाँ पे चेंज होगा? इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे चेंज होगा इसका पाथ। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ होके आता है नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल बन गया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये नॉर्मल कहने का मतलब है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। अब इस पाथ को इधर जाना चाहिए था रे को, लेकिन ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन कहाँ चला जाएगा? कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा ये, इधर ये बेंड होके आ गया ये। ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, और एक रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल था, इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये नॉर्मल था, इसीलिए इसको एन से डिनोट कर रहे हैं, और अगर ये एन है तो इसको एन डैश इधर बोलते हैं। ठीक है, और ये एंगल को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं हम लोग, आई से। इस एंगल को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहाँ पे कौन सा है? इंसिडेंट रे ये रे है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? ये रे है। एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल कौन सा है? ये नॉर्मल है। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारा चीज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये किसी एक ही प्लेन में होगा। ऐसा ही कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एक ही प्लेन कहने का मतलब है कि वो टू डिफरेंट प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत कुछ नहीं है क्योंकि इसको पहले भी देख चुके थे। अब हम लोग इसका सेकेंड लॉ देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ क्या कहता है इसको समझना है अच्छे से। सेकेंड लॉ हमारा कहता है, ये सेकेंड लॉ जो है इसका, ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कहने का इसका मीनिंग है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो साइन आई जो होगा वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, इसको नोट करते हैं यहाँ पे। मतलब ये कह रहा है कि साइन ऑफ दिस एंगल आई बाय साइन ऑफ दिस एंगल आर इज ए कांस्टेंट। ये बोल रहा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा हमको, ये सेकेंड लॉ बोल रहा है। और इसी सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो आपसे पूछे अगर कि स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करने पूछे तो आप सिर्फ ये सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। अगर अगर आपसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाए तब ये दोनों लॉ आपको बताना है। ठीक है, यही स्नेल्स लॉ है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या दिया है? फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर देने का कुछ मकसद है यहाँ पे। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर कलर का ही होना चाहिए ये लाइट, किसी टू डिफरेंट कलर का नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। और क्यों फॉलो नहीं करेगा उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया भी होना चाहिए, ये मीडिया भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मीडियम जो है हम डिफरेंट कर दें तब पर भी हमारा स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये गिवन कलर, जैसे एक कलर रहेगा तो क्या होगा जो फॉलो करेगा, ये समझते हैं हम लोग। अगर एक ही कलर का हो, मान लेते हैं कि ये जो लाइट है वो रेड ही कलर का हो। ठीक है, रेड कलर का हो, तो ग्रीन से लिख दिए हम। अच्छा, इसको मिटा लेते हैं। हमको रेड, ये लाइट जो है हमारा रेड कलर का अगर है तो क्या होगा? देखिए, रेड कलर जब ये होगा तो इसके लिए आई और आर का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब सेम होगा। सेम नहीं होगा कहने का मतलब है अगर टू डिफरेंट कलर हो जाता है तो उस केस में आर चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं हम इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से एक येलो कलर भी डाले हैं तो उसके लिए आर का कुछ अलग वैल्यू आएगा। हो सकता है, देखिए जैसे हम जो बोलना चाह रहे हैं फिर से हम उसको दिखाते हैं, दिखा ही लेते हैं अच्छे से। जैसे ये देखिए, ये इसी एंगल से हम येलो कलर का लाइट इस पे इंसिडेंट कराए। ठीक है, ये तो हम करा सकते हैं, इसके लिए आई का वैल्यू तो सेम हो गया। लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो इस एंगल से नहीं होगा, ये किसी एक दूसरे एंगल से हो सकता है। हो सकता है कि
ये आर से अधिक हो जाए या कम हो जाए, वो हम लोग बाद में समझेंगे कि अधिक क्यों होगा कम क्यों होगा। लेकिन आपको बस अभी ये जानना है कि डिफरेंट कलर के लिए आर का वैल्यू डिफरेंट होगा। इसी कारण से ये कांस्टेंट तो होगा नहीं, दोनों के केस में दो कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर ए गिवन कलर। अच्छा ठीक है, फिर क्यों लिखा है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया? क्योंकि अगर ये मीडिया चेंज हो जाएगा तो फिर ये आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आर क्या है, आई क्या है, ये आप समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वैल्यू लेकर के भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रेड कलर के लिए जो आई का वैल्यू था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो 30 डिग्री था। ये 30 डिग्री था, आई इक्वल टू 30 डिग्री था, ठीक है। और जब ये रिफ्रैक्ट होगा तब तो ये 30 डिग्री का नहीं रहेगा ना एंगल, क्योंकि अगर इसी जो डॉट डॉट से दिखाए हैं हम, अगर इसी एंगल से इसी पाथ पे ये रे अगर ट्रेवल करता तब आर का वैल्यू 30 डिग्री होता, लेकिन ये तो बेंड कर गया ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो गया, तो इसका वैल्यू 30 से कम आएगा, तो मान लेते हैं कि 25 आएगा, ठीक है। तो फिर ये जो लॉ कह रहा है हमारा स्नेल्स लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहा है कि साइन 30 अपॉन साइन 25, इसका एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू आना भी चाहिए, आप ऐसे भी जानते होंगे साइन 30 इक्वल टू क्या होता है। उसी तरह से साइन 25 इक्वल टू भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही होगा, मतलब यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू हमको मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब है, ये जो लॉ कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आई को हम चेंज कर दें, आई को हम मान लेते हैं कि इस केस में, ये तो फर्स्ट केस हो गया, अब दूसरा केस हम ले लेते हैं आई इक्वल टू 40 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ना हम डिफरेंट एंगल से इंसिडेंट कराएं तो आई इक्वल टू 40 डिग्री हो सकता है, और आर इक्वल टू उस केस में क्या होगा, 40 से थोड़ा सा कम होगा, तो मान लेते हैं ये 34 डिग्री अगर होता है। और अब स्नेल्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 40 डिग्री ऐसे लिखेंगे अपॉन साइन ऑफ 34 डिग्री, ये लिखेंगे हम लोग। अच्छा, इसका भी एक वैल्यू मिलेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा कोई। तो बोल रहा है कि अगर कलर सेम है, क्योंकि रेड ही कलर हम दोनों केस में कंसिडर किए हैं, और ये पेयर ऑफ मीडिया भी सेम है, तो ये जो टर्म है ये वाला, इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको, इसका जो वैल्यू मिलेगा और इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको, इसका जो वैल्यू मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा, यही कहने का मतलब है स्नेल्स लॉ का और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, हमको आशा है कि आप अच्छे से समझे होंगे इसको। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है, इसको अगर हम इनडायरेक्टली या दूसरे वर्ड में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी कांस्टेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज होता रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कांस्टेंट होगा, यही कहने का मतलब है इस लॉ का। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आज का सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। आज का सवाल है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर, व्हाट द लाइट रे डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि ये इंटरफेस है कोई, और इस इंटरफेस के ऊपर में क्या, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, यहाँ पे एयर था,
और ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, और ये लाइट ट्रेवल कर रहा है यहाँ से। तो मान लेते हैं कि ये लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हो रहा था ये लाइट, ठीक है। अब पूछ रहा है ये आपसे कि जब ये इंटर करेगा दूसरे मीडियम में, जब वाटर में इंटर कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है ना, क्योंकि इसके नीचे तो वाटर है, तो जब इंटर करेगा तब ये क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर होगा। नॉर्मल हम समझा चुके हैं, आप इमेजिन करके समझिए या ड्रॉ करके आप इसका आंसर दीजिएगा हमको कि ये नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ जाएगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और अगर दूर जा रहा है तो क्यों जा रहा है दूर, और अगर नज़दीक आ जाएगा मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल आ जाएगा तो किस कारण से टुवार्ड्स नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेट माइंड्स। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे।